आज बात करने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। विषय थोड़ा बातचीत जो है वो विस्तृत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे बहुत संवेदनशीलता से सुने और समझें। हमारे नेता, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी ने अभी कोटा में एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। उनका कहना यह है कि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है और यही युवा आगे आने वाले समय में भारत का भविष्य तय करेगा और ये तय करेगा कि विश्व में भारत आगे आने वाले वर्षों में कैसा प्रदर्शन करेगा। इन युवाओं की सफलता में ही देश की सफलता है और इसलिए देश की जिम्मेदारी है कि इन युवाओं के भविष्य को संवारे, सुरक्षित रखे। पर इसके विपरीत आज हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे रीवा जिले में ही आपने देखा कि नीट के पेपर लीक के बाद जिस तरीके से नीट की परीक्षा 12 मई को कैंसिल हुई, उसमें एक आकांक्षा, एक गरीब अपाहिज पिता की जो इकलौती उम्मीद थी, उस आकांक्षा ने जिस तरीके से नीट के परीक्षा के कैंसिलेशन के कारण उसका मन टूट गया और पेपर लीक की घटना ने उसको इस बात का एहसास कराया कि हम सबकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, ये पेपर लीक माफिया हमारे भविष्य को बर्बाद कर देगा। और उसने आत्महत्या की और एक चिट्ठी लिखी कि मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख लेगी और डॉक्टर बन जाएगी, पर अब मेरे में और नीट देने की हिम्मत नहीं है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आपका सब बर्बाद कर दिया। कितना भावुक क्षण था और कितना बड़ा प्रश्न यह देश के सामने खड़ा है। इसकी जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इस देश में युवाओं को कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती। जब एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो उसको ट्यूशन्स पढ़नी पड़ती हैं, स्कूलों की फीस देनी पड़ती है हैवी, भारी भरकम स्कूलों की फीस, भारी भरकम बस्ता, और उसके बाद ट्यूशन। फिर वो बच्चा किसी तरीके से संघर्ष करके कॉलेज में प्रवेश करता है तो कॉलेज में उसको कोचिंग्स, भारी फीस और उसके साथ एग्जामिनेशन में देरी। जो सेमेस्टर उसे 1 वर्ष में पूरा करना चाहिए वो 1.5 वर्ष में पूरा करता है। और इसके बाद जब वो नौकरी ढूंढने निकलता है तो वो दुनिया भर की कोचिंग्स और प्रशिक्षण का हिस्सा बनता है, भारी भरकम फीस देता है, ज्यादा किराया देता है और बड़े बड़े महानगरों में उसको कोचिंग लेने जाता है। और उसके बाद रिजल्ट ये है कि अगर 1000 बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उसमें से 12 बच्चों को रोजगार मिलता है। उसमें से 297 बच्चे तो ऐसे रहते हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता और वो नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं, बेरोजगार बिना काम के रहते हैं, चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे। और 691 ऐसे रहते हैं जिनके पास अनौपचारिक और असुरक्षित काम रहता है कि या तो वो मनरेगा के लेबर हैं या कहीं वो गिग वर्कर हैं और या कोई छोटा मोटा अपना रोजगार कर रहे हैं। ये हमारे देश में बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, आज
मैं एक आंकड़े से आपको बताना चाहता हूं कि 22 लाख बच्चे नीट का वो देते हैं एग्जामिनेशन। आप सोचते हो कि एक नीट का बच्चा एक एग्जाम की तैयारी में कितना खर्चा करता है? कोचिंग से लेके एग्जामिनेशन फीस से लेके पुस्तक से लेकर हॉस्टल में रहना खाना मिला के रुपए की कैलकुलेशन एक हमने की। 22 लाख गुणे 1,32,000 आप करिए तो ये आता है कुल 1,32,000 करोड़ का खर्चा आता है। और 1,32,000 करोड़ का खर्चा अगर आप देखें तो 1,40,000 करोड़ का खर्चा तो भारत सरकार का कुल शिक्षा बजट। अगर आप और गहराई में जाइए, एक बच्चा हायर सेकेंडरी करता है, एसएससी करता है, 2 करोड़ छात्र करते हैं, वो कितना खर्चा करते हैं? उसमें से 5 लाख छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो कितना खर्चा करते हैं? कुछ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वगैरह में जाते हैं, कुछ जेईई देते हैं, कुछ नीट देते हैं। इन सब के खर्चे को अगर आप टोटल करिए तो हिंदुस्तान के 5 महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान एवं महिला बाल विकास के बजट के बराबर होता है। ये इस देश के बच्चों के संघर्ष की दास्तान है साथियों। मैंने बड़े विस्तार से आपको बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से क्या करके इन एग्जामिनेशंस के नाम पर हो रहा है। ये कहानी एक एग्जाम नीट की नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की है जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। एग्जाम फ्रॉड केसेस की अगर हम एनालिसिस करें तो पिछले 20 वर्षों में 220 सिस्टम फ्रॉड हुए हैं, जिसमें विभिन्न एग्जामिनेशन, व्यापम हो, नीट हो, पुलिस भर्ती हो, कांस्टेबल भर्ती हो, फॉरेस्ट भर्ती हो, इन तमाम भर्तियों को अगर आप टोटल करें तो 220 फ्रॉड हुए। ये देश के 21 राज्यों में हुए, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पे लग गया। वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो बहुत बड़ी परिवर्तन के दावे के साथ आई थी 2015 में, उसके आने के बाद उन 220 में से 148 फ्रॉड केसेस हुए। एक वर्ष में 12 फ्रॉड केसेस एवरेज। इन 148 फ्रॉड केसेस में 70% यानी कि 103 केसेस, 148 में 103 केसेस पेपर लीक के। यह केस सभी राज्यों में नहीं है, इसके 6 प्रमुख राज्य हैं। गुजरात में 13, उत्तराखंड में 9, हरियाणा में 10, तेलंगाना में 6, राजस्थान में 10, उत्तर प्रदेश में 12 और मध्य प्रदेश में व्यापम के अलावा 6 केसेस। अब व्यापम तो केसेस के नाम पे भयानक घटना थी, जिसको तो खूनी फ्रॉड था वो इस देश का। 48 उसमें जाने गई। अगर हम ये देखें कि जिन राज्यों में पेपर लीक हो रहा है वहां किसकी राज्य सरकार है? केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो गई। 148 फ्रॉड केसेस मोदी सरकार के। और अगर आप स्टेट में देखें तो 148 में 99 केसेस उन जगहों पे है जहां एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार। 148 में 99 केसेस। व्यापम घोटाला 2008 से 2013 के बीच में हुआ था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 634 एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश और डिग्रियों को रद्द किया। वर्ष 2024 के नीट यूजी एग्जाम में 155 लगभग के छात्रों को पेपर लीक से अनुचित लाभ मिला था। 26 एमबीबीएस छात्रों को नेशनल मेडिकल कमीशन ने सस्पेंड किया था और 14 कमीशन रद्द किए थे। इन सभी परीक्षा घोटाले और भर्ती अनियमितताओं की जांच किसको कौन करता है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इन सब की जांच सौंपी जाती है सीबीआई को। तो यही सीबीआई ने अपनी कई महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली कार्यवाही की थी।
मुंबई रेलवे भर्ती घोटाले में जांच के आधार पर दोषियों को सजा दिलाई थी। इसमें एक पूर्व डीजीपी भी शामिल थे। व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच के आधार पर अनेक आरोपियों की सजा हुई, किंतु जब से देश में मोदी जी की सरकार आ गई तो सीबीआई को 17 केसेस सौंपे गए और 17 केसेस में उसने एक भी केस में किसी को आरोपी नहीं बनाया। 17 एग्जाम्स के घोटालों के केसेस में सीबीआई ने जांच की और एक भी केस में उसने नतीजा नहीं दिया। यूजीसी के जो नीट एग्जाम है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परीक्षा के एक दिन बाद रद्द किया था, उसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाकर क्लीन चिट दे दी। इतने बड़े देश में करोड़ों छात्र के भविष्य, सपने, मेहनत तथा परिवार की पूंजी के साथ हो रहे इस फ्रॉड का कारण सिस्टम फेलियर अकेला नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण साथियों उन लोगों को बचाना है जिनके नाम इस घटना में बार बार आ रहे हैं, और बार बार जिन घटनाओं को आ रहे हैं उनको सिस्टम बचा रहा है। और कहना नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दबाव है, गठजोड़ है। मैं नाम लेता हूं इनसे कुछ आपके। राजीव नयन मिश्रा, जो कि 4 एग्जाम लीक में अभियुक्त थे। यूपी टीटी 2021, एनएचएन स्टाफ नर्स 2023, यूपीएससी आरओ एआरओ 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, और ईडी ने इनकी जांच की। सम्मन डिफेक्टिव था ईडी का और इसके कारण इस व्यक्ति को बेल मिल गई। बंदी संजय कुमार, तेलंगाना एसएससी कक्षा 10 के पेपर लीक 2023 के अभियुक्त थे और आधी रात को इनको पुलिस पकड़कर ले गई। ये साहब तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं। असित वोहरा भाजपा के सदस्य हैं, गुजरात सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। लगातार 11 दस्तावेज लीक किए और क्रिमिनल चार्जशीट करने के उपरांत इस्तीफा दिया, और भाजपा आज भी कहती है कि इनका पेपर लीक से कोई वास्ता नहीं। लक्ष्मीकांत शर्मा, मध्य प्रदेश का जाना माना नाम, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार में मंत्री, और व्यापम घोटाले में आप जानते हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया और 2019 में सीबीआई ने उनको साक्ष्यों का अभाव बताकर और जमानत दे दी, क्लीन चिट दे दी एक तरीके से। 2026 एग्जाम को रद्द किया गया साथियों, नीट का। 6 छात्रों ने आत्महत्या की। क्या इनके साथ न्याय होगा वर्तमान परिस्थिति में? नहीं, जैसी संभावनाएं दिखती हैं साथियों, इसके साथ न्याय नहीं दिखेगा। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में तय किया है कि हम इस छात्रों की गूंज को एक बड़ा अभियान बनाएंगे और इसी विषय पे आगामी 26 जून को वृंदावन गार्डन में हम छात्रों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ एक संवाद कर रहे हैं। और हमारे देश का मीडिया देश का एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और एक बुद्धिजीवियों की जमात में आता है। हम चाहते हैं कि उस दिन हमारे मीडिया के साथी भी उपस्थित रहें, और मैं आप लोगों के माध्यम से रीवा के सभी छात्रों से, शिक्षाविदों से और उन अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूं कि उक्त कार्यक्रम में आए। 11 बजे 26 जून को है और ये अभियान उन बच्चों के लिए है जिनका कहना है कि मेहनत हमारी तो हक भी हमारा, भविष्य हमारा और निर्णय भी हमारा। इस कार्यक्रम को हम लोग करने जा रहे हैं साथियों, और आज इस महत्वपूर्ण विषय में मैंने आप लोगों से चर्चा की। अगर कोई इससे संबंधित बातें हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैंने अपने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष, अपने यूथ कांग्रेस के साथियों से कहा है कि इसके बाद हम आपको फैसिलिटेट करेंगे
आप सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर जाकर स्कूलों और कॉलेजों के पास इसका जन जागरण करें। इनका एक सिस्टम रहेगा, ये वहां जाएंगे, इनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहां ये वहां अपनी बातें कहेंगे, लोगों से संबोधित करेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे और इस बात को और इस सरकार पे हम छात्रों के भविष्य को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए दबाव बनाएंगे कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज किया जाना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाने की आवश्यकता है साथियों, जो आंसरेबल सिस्टम देता हूं वो लिखित हो, जिसमें हमारा युवा सपने देखे, सिस्टम उसको सपने देख के पूरा करने में मदद करे और इन सब में खर्चा कम आए। जैसा कि पहले होता था, मैं इसी जिले में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर इंजीनियर हुआ। आपको आश्चर्य होगा, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो बिना किसी डिस्काउंट के हमारी 320 रुपए फीस हुआ करती थी और मुझे 1000 रुपए नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी। 400-500 रुपए में हमारी सारी पुस्तकें आ जाती थी और हम घर में रह के पढ़ते थे और साइकिल से कॉलेज चले जाते थे साथ, और हम इंजीनियर बन गए। और हमारे जैसे अनेकों अनेक लड़के गांव से आते थे, साइकिल में वो अपना गल्ला लाते थे, यहाँ कहीं एक कमरा लेकर और उसमें अपना खाना बनाते थे, खाते थे और चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ, ऑल इंडिया सर्विसेज तक पहुंचे। ये पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी साथियों, जो कि आज की शिक्षा व्यवस्था आप जानते हो कि अगर आपके 2 बच्चे हो गए तो मान लीजिए इंजीनियरिंग कराने में तो सारी सैलरी चली जाती।